नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सबसे पहले बात करेंगे सेहतनामा की। सेहतनामा में इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं वैक्सीनेशन के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, जो हमें कोरोना से जुड़ी जानकारी देंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के बारे में भी हमें विस्तार से समझाएंगे और जो जरूरी जानकारी होगी वो हमसे साझा करेंगे। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर शुक्ला, सबसे पहले बड़ा सवाल मैं आपसे यही लूंगा वैक्सीनेशन को लेकर, चूंकि तमाम जो है संभावनाएं हैं इन सब में देखने को मिल रही है, तमाम आशंकाएं भी लोगों के बीच में है वैक्सीनेशन को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये कि बच्चों के वैक्सीनेशन के जो ऐलान किया गया है उसके बारे में क्या कुछ एहतियात बच्चों को बरतना होगा वैक्सीनेशन लगवाने से पहले और बाद में? सबसे बड़ा सवाल। हाँ, मेरा आप सबको नमस्कार। हमें यह कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि लगभग 10 लाख स्कूली बच्चों में टीकाकरण मध्य प्रदेश ने पूरा कर लिया है और हमें उम्मीद से अधिक हमें नज़ारा देखने मिला। बच्चों के चेहरे पे स्माइल थी, मुस्कुराते हुए नूरानी चेहरे थे और वो अपना शेयर कर रहे थे एक दूसरे से एक्सपीरियंस कि हम तो जब आए थे तो हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो दर्द हो, मगर जब लगा तो पता चला कि हमें तो कुछ दर्द ही नहीं हुआ और ना ही बुखार आया और ना ही कोई तकलीफ हुई। तो ये शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस से हमें बहुत लाभ मिला। दूसरा, हमने एक प्रक्रिया ये की थी मध्य प्रदेश में कि हमने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुधा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार किए। समस्त प्राचार्यों के माध्यम से पेरेंट टीचर्स का जो ग्रुप है उसके माध्यम से सब लोगों को जागृत किया कि टीके जो है वो आपके लाभकारी हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रदेश में लगाए जा चुके हैं। कहीं भी कोई भी स्तर पे ऐसा अनहोनी घटना नहीं घटी है। तो आप सभी अपने बच्चों को टीकाकरण कराइए, क्योंकि बीमारी जिस तेजी से फैल रही है उसमें सिर्फ बचाव का एक ही अस्त्र है, वो है टीका। और हमारा जो संदेश था सभी पालकों ने ग्रहण किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग कल जो आपने देखा होगा वैक्सीन की भी एकदम से शॉर्टेज होने लगी, मतलब डिमांड साइड हमारी काफ़ी ज़्यादा हुई और उसके लिए हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं पालकों का। और जो भी हमारा शेष संवर्ग छूटा है आने वाले दिनों में हर 100% टीकाकरण के लिए हम अपील करते हैं। जी, एक अहम सवाल आपसे लूंगा डॉक्टर शुक्ला, चूंकि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ ऐलान जो है सरकार ने किया, 10 तारीख से इसकी घोषणा कर दी गई है। क्या कुछ उन्हें सावधानी बरतनी होगी? क्या कुछ गाइडलाइन है बुजुर्गों के वैक्सीनेशन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए? देखिए, आपको मालूम है कि पूरा टीकाकरण कार्यक्रम कोविड वैक्सीनेशन भारत शासन की गाइडलाइन अनुसार होता हैगा। उन्होंने निर्णय लिया है कि 10 तारीख से न केवल बुजुर्गों का बल्कि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें 4 विभागों को भी लिया गया हैगा, रेवेन्यू, पंचायत, नगर निगम और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को और साथ में पुलिस। तो इन लोगों को कोविड पोर्टल आपको मालूम है जिसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, IT सपोर्टेड, उसमें सभी का नामजद है। सेकेंड डोज जिनको लगा था और 9 महीने या 39 सप्ताह का पीरियड हो चुका है, वो एंटाइटल रहेंगे इस टीके को पाने के लिए। और इसको हम 10 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। घरों पे बैठे बैठे उनके मोबाइल पे SMS आएगा और SMS उनको बताएगा कि आपको पास के कोई भी केंद्र में जहां पहले आपने टीकाकरण कराया था, कोविड सेंटर सब खुले हुए हैं, सबको मालूम है कि मेरा कोविड सेंटर कहाँ है, वहां जाके अपना टीकाकरण निःशुल्क करा लेंगे। बुजुर्गों के लिए हिदायत जरूर है कि बुजुर्गों के लिए उन्हीं को लगेगा जिनको कि कोई बीमारी, जघन्य बीमारी से है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर या कोई भी गंभीर रोग से जो पीड़ित हैं, वही उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। आप अपने चिकित्सक से सलाह लेके और टीकाकरण जरूर कराएं। जी, डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, एक और हमसे अहम सवाल लूंगा, चूंकि बूस्टर डोज को लेकर भी कहीं लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर बूस्टर डोज लगाने से क्या होगा, क्या इसका फायदा होगा, कैसे लगेगा बूस्टर डोज? बड़ा सवाल मेरा भी आपसे यही है। ये बूस्टर डोज का मतलब होता है कि जो हमने पहले टीका लगाया था उसका प्रतिरोध शक्ति हम बढ़ा लें, जी, बूस्टअप कर दें। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, जो पूर्व में आपने आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल किया है वो, और साथ में अपना मोबाइल नंबर लेकर आप जब साइट पे पहुंचेंगे, 2 प्रकार का हैगा। पहला रजिस्ट्रेशन हैगा कि ऑनलाइन भी आप कोविन ऐप में जाके कर सकते हैं, या
आरोग्य सेतु में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और नहीं आप करना चाह रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट आके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है प्रक्रिया में, जो भी पहले भी किया गया था आपको पहले और दूसरे डोज के समय वही रहेगा, कोई अतिरिक्त इसमें वो नहीं है चेंजेस। जी, चूँकि लगातार वैक्सीनेशन के और लोग आगे आ भी रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं और एहतियात बरतने की बात भी सरकार यहाँ पर कर रही है, डॉक्टर्स भी लगातार ये बात कर रहे हैं, चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरतना होगा? चूँकि डॉक्टर्स तो सबसे पहले वैक्सीनेटेड हो गए थे, वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, उसको लेकर क्या एहतियात डॉक्टर्स को आप देना चाहेंगे बरतने के लिए? देखिए, हम लोग जो फ्रंटलाइन हमारे वर्कर्स हैं या योद्धा हैं कोरोना के, उनको तो पहला प्रायोरिटी पहले भी 16 जनवरी में जब भी प्रारंभ किया गया था, उनको ही सबसे प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया गया था, क्योंकि वो सीधे संपर्क में है वायरस के। बिल्कुल। और जो नया वायरस है वो उसकी संक्रमण दर थोड़ी ज्यादा है डेल्टा वायरस से, इसलिए हमें डबल सुरक्षा की व्यवस्था रखना पड़ेगी, स्व निगरानी करना पड़ेगा। क्या मैं टीकाकृत हूँ? पहली बात, दोनों टीके मिल गए, हाँ या नहीं, और जो एंटाइटल्ड हैं वो अतिरिक्त डोज के लिए वो आके समय पे आप लगवा लीजिए 10 तारीख के बाद। मगर इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोटोकॉल 2020 में जब पहली बार वायरस आया था, हम लोग कितना सख्ती से अपना निगरानी कर रहे थे, सैनिटाइजेशन का कर रहे थे, मास्क का उपयोग लगातार कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, प्रॉपर्ली कर रहे थे, और साथ में डिस्टेंसिंग का, भीड़ भरे क्षेत्रों में नहीं जा रहे थे, बहुत बड़े आयोजन नहीं कर रहे थे। हम जब सर्दी खांसी होती थी तो छींकते थे तो अगर कोहनी के इस्तेमाल करते थे, और अगर किसी को तकलीफ हुई है, सर्दी खांसी बुखार या एकदम से थकावट लग रही है या शरीर में एकदम से दर्द हो रहा है, तो हम तुरंत उसका पहले निदान कराएं, टेस्ट कराएं, और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आते हैंगे तो अपने को आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद 1075 एक कॉल नंबर हैगा, टोल फ्री नंबर है, जहाँ 24 घंटे हमारे चिकित्सक प्रशिक्षित हैं, उपलब्ध हैं, निःशुल्क परामर्श के लिए वो सेवाएं आपको दी गई हैं। उनके परामर्श के आधार पे आप अपनी उचित आवश्यक व्यवस्था जरूर करा लें। डॉक्टर शुक्ला, एक बहुत मामूली सा सवाल आपसे लूंगा कि WHO क्या अनुमति देता है कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अगर बुखार आए तो पैरासीटामोल लेने की या कोई और मेडिसिन लेने की? क्या आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक पैरासीटामोल की बात है तो पैरासीटामोल में 100 डिग्री तक आपको स्वयं अपना थर्मामीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 चीजें हर घर में उपलब्ध होना चाहिए। अब जब हमारा महामारी फैला, एक है इंफ्रारेड थर्मामीटर, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, तो आप थर्मामीटर लगा के देख लीजिए, 100 डिग्री अगर क्रॉस होता है तो ही आवश्यक है, अदरवाइज हमें कोई गोली वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। एक और अहम सवाल आपसे लूंगा, चूंकि तस्वीरें ऐसी हमने आई थी, खबरें भी हमने देखी थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता था, कुछ मरीजों की स्थिति बिगड़ गई थी, तो उसमें कोरोना का असर माना जाए या फिर वैक्सीन का कुछ साइड इफेक्ट जो लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे? देखिए, इसके लिए मैं आपको फिर से सावधानी पूर्वक अपने को टीकाकरण अगर कराने आ रहे हैं तो वहाँ हम लोग जो हमारे प्रशिक्षित वैक्सीनेटर हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो पूछताछ करें। अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं तो आप भी बताएं, क्या आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, क्या आप किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में तो नहीं है। यदि हाँ, तो हमारा टीम जो सदस्य है वो आपको सलाह देगा कि आप पहले अपना टेस्ट करा लीजिए, कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, तभी टीकाकृत कराइए। तो ये जब सावधानियों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कोई कारण नहीं कि टीके के बाद कोई सिम्टम्स आपको अन्य बीमारी के आए। अब जब कोरोना वैक्सीनेशन जो है युद्ध स्तर पर देश में चल रहा है, लाखों के करोड़ों की तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, क्या माना जाए कि नए वेरिएंट जो कोरोना के सामने आ रहे हैं उनमें ये वैक्सीन कारगर है? देखिए, कारगर तो इसलिए हमें सामने देखने लगी है कि हम लोग ने जब टीकाकरण प्रारंभ किया था, अगर हम बात करें अभी 16 जनवरी के बाद, तो अप्रैल और मई में जैसे ही बीमारी ने पांव पसारे थे तो हमारा टीकाकरण दर उस वक्त थोड़ा सा डाउन हुआ, मगर एकदम से जब तेजी से हुआ तो पिछले 6-8 महीने में हमने देखा है कि बीमारी दर एकदम से घट गई। 5 केस प्रतिदिन भी नहीं निकल रहे थे। ये नया वेरिएंट आया जिसके कारण अभी नए केसेस दिखने लगे। तो वैक्सीन तो प्रभावी है
और WHO और अन्य जितनी भी रिसर्च टीम है, सब ने ये पता कर लिया है कि वैक्सीन हर वेरिएंट के लिए प्रभावी है। क्षमता हो सकती है थोड़ा 19-20 का फर्क हो, बट है प्रभावी। और हमने पहले भी देखा है कि पोलियो उन्मूलन के लिए भी जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे थे, अंत तक करते रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं था और पोलियो उन्मूलन करके दिखाया। जी डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल लूंगा, चूंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो नए वेरिएंट आए हैं, ओमिक्रॉन और डेल्टा की हमने बात की है, तमाम ऐसे वेरिएंट आए हैं, विदेशों में भी कई बड़े वेरिएंट जो है वो नए आ गए हैं। डेल्टा ओमिक्रॉन में से सबसे ज्यादा घातक कौन सा है? नहीं, जैसा रिसर्च टीम बार बार हम लोग को, आपको भी पढ़ने में आ रहा होगा जी, डेल्टा ज्यादा घातक रहा है। मगर हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हम ज्यादा घातक है और कम घातक है तो हम अपने सुरक्षा कवच को ढीला कर दें। सुरक्षा कवच तो उसी आधार पर मजबूत रखना पड़ेगा। डबल सुरक्षा, टीके का तो है ही कवच, और साथ में सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बहुत सख्ती से पालन करना पड़ेगा सभी को, पूरे समाज को एक साथ, एक दूसरे को रोके टोके कि भाई साहब आप क्यों अपने को वायरस से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं खुले में, खुला चेहरा लेके। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो वायरस है, ये हमें समझना सबको, परिवारों को जरूरी है कि वायरस आक्रमण कैसे करता है। आक्रमण करता है, एक तरफ होता है वातावरण, दूसरी तरफ है एजेंट वायरस, और तीसरी तरफ हमारा मानव शरीर। इन तीन के बीच में ही ये बीमारी फैलती है। तो वायरस नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर हमने नाक ये कवर कर रखी है पूरा अच्छे से, इसको अगर हम ऐसे पहनेंगे या गले में लटकाएंगे तो वायरस तो सीधा जाएगा। तो बेहतर है कि हम पूरा मास्क को सही ढंग से टाइट पहन के जब निकल रहे हो और घर से घर तक जा रहे हैं, हम किसी भी प्रकार का नरमी नहीं बरत रहेंगे। और ये बच्चा इस देश का जान चुका है कि मास्क ही एक है कवच जो हमें वायरस को समाप्त करने में मदद करेगा। वातावरण में स्वयं 6 घंटे तक अगर वायरस को ज्यादा जगह नहीं मिलती है किसी प्रवेश की, तो स्वयं मर जाता है। तो आप और हमको एक संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अनुशासित ढंग से लड़ना पड़ेगा और बीमारी को अंत करना होगा। वैक्सीन इम्यून को बढ़ा देती है, इम्यून को मजबूत कर देती है शरीर के, इस बात से सभी सहमत हैं और ये देखने में भी आया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद में खान पान कैसा हो कि ये इम्यून में और ज्यादा इजाफा कर दे? नहीं, हम लोग को जो भी खा रहे हैं, हमारा जितना बजट हमें अलाउ कर रहा है उसके अनुरूप। अगर हम गरीब परिवारों की बात करें तो अंकुरित चीजें हमें खाना पड़ेगा। हमें पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड, यानी हमारा जो तरल पदार्थ है, हाइड्रेशन, बॉडी का हाइड्रेशन ज्यादा रखना है। इसमें थोड़ा सा अगर आपको इलेक्ट्रॉल नहीं मिल रहा है तो नमक शक्कर का घोल 1 गिलास में 1 चम्मच डाल के, या 1 लीटर पानी में 1 पैकेट अपन ORS डाल के रखें। इस पीरियड में हमें ज्यादा, क्योंकि बाइकार्बोनेट यानी अगर अल्कलाइन है आपके शरीर में वातावरण, 5.5 से 8.5 के बीच में वातावरण है, एसिड की कमी है, एसिड में पलता है ये वायरस, तो हमें अल्कलाइन करना पड़ेगा शरीर को। उसके लिए बेहतर रहेगा कि सोडा का उपयोग, या हमारे वो जो फल हैं, फल जो अपन खा सकते हैं उनको ज्यादा उपयोग करें इस दौरान, और पौष्टिक आहार लें। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रही है, आप लोगों के सामने भी रही, जो कि आप कोरोना वॉरियर है, फ्रंट वॉरियर हैं, सबसे आगे आकर आपने कोरोना की लड़ाई लड़ी है, हम सबसे आगे आकर। तो ऐसे में लोगों को जागरूक कैसे किया जाए? एक वर्ग है समाज का आज भी जो वैक्सीन लगवाने से आज भी डर रहा है, क्या उनसे अपील आपकी? देखिए, अभी तो ये सर्वसिद्ध हो चुका है कि टीका ही एकमात्र इस वायरस से लड़ाई का प्रभावी, उपयोगी और सार्थक माध्यम है। और हमने इसको जागरूकता अभियान जो चलाया था, सबसे पहले चलाया हमारे साथिया वॉलंटियर्स, हमारे जो 89 ब्लॉक्स हैं ट्राइबल एरिया में, जहां पे बहुत ज्यादा ये दूरियां बन गई थी वैक्सीन से। तो हमने सबसे पहले उन बच्चों को टीकाकृत किया जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य बालक। उन्हीं के माँ और पिता, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चों को टीके नहीं लगे, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उन्होंने मालूम कर लिया कि हमारे बच्चों को टीका लग गया है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो जुड़े। इस प्रकार से हमने 37 लाख हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पंजीकृत हैंगी 44,000 गांव में,
उनको भी हमने ट्रेन किया, उनको भी टीकाकृत किया, उनके परिवारों के माध्यम से 1,85,00,000 तक हमारी पहुंच बनी। फिर 15 लाख हमारे कॉलेजिएट एजुकेशन के स्टूडेंट थे जिनको हमने भय भ्रामक जानकारियों की तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। 1200 प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग दी, तो उनको हमने राजदूत बनाया टीकाकरण का, और उनके माध्यम से भी हमने पूरे समाज में ये प्रचारित कर दिया कि टीका ही एकमात्र आपका वरदान हैगा, अभिशाप नहीं। डायरेक्टर साहब एक और अहम सवाल आपसे लूंगा, चूंकि कुछ अंचल हैं, गांवों के अंचल, जो लोग वैक्सीन के बारे में अभी नहीं समझ पा रहे हैं। वैक्सीन समझ तो गए कि टीका है कोरोना का, लेकिन इसे कैसे लगवाएं, किससे जाकर बोलें, किससे जाकर पूछें, उन वर्गों के लिए क्या आपकी अपील है जो लोग दूरांचल में लोग रह रहे हैं? देखिए, हमने एक माध्यम चुना था, स्कूली बच्चे, हर घर का प्रतिनिधित्व स्कूल के बच्चे करते हैं। हमने शाला के टीचर्स के माध्यम से स्कूल के बच्चों की होमवर्क कॉपी और उनको संकल्प भी दिलाया था, और उनके बोला, उनके माध्यम से संदेश वाहक बना के उनके घर घर तक पहुंचाया ये समाचार कि आप और हम मतलब बच्चे सुरक्षित तब जब बालकगण टीकाकृत होंगे तब। तो जब ये मैसेज गया कि बच्चों के खातिर आपको टीका लगाना है और ये अहम जरूरत है, और हमारे लिए भी सुरक्षा का कवच तब होगा जब आप खुद टीकाकृत होंगे। मैंने ये देखा है खुद कि बच्चे हाथ पकड़ के अपने मम्मी पापा को बूथ स्थल पर ला रहे थे। मम्मी पापा भूल ना जाना, खुद को दोनों टीके कोविड के लगाना, ये नारा दिया था। जी शुक्ला साहब, एक और अहम सवाल कि अगर जैसे कोई दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, प्रवासी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात में रह रहे हैं, कोई भी राज्य में रह रहे हैं, तो वो क्या उस राज्य वैक्सीनेशन लगवाने के लिए मान्य है? और अगर मान्य है तो क्या उसकी प्रक्रिया है? दर्शकों के लिए एक बार आप बताएं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत शासन के कोविन पोर्टल, जो ग्लोबल विश्व स्तर पर सराहा गया। इसमें ये पहली बार ऐसी व्यवस्था है कि कोई बंधन नहीं है। मध्य प्रदेश का अगर व्यक्ति महाराष्ट्र जाता है, फर्स्ट डोज यहाँ लगाया, तो सेकंड डोज अपने आइडेंटिटी कार्ड ले जाए, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सीधे कोविन पोर्टल में वो अपना नाम देख सकते हैं और वहाँ पे टीम वहाँ को टीकाकृत कर सकती है। तो कोई बंधन नहीं है, हम पूरे देश में कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी टीका प्राप्त कर सकते हैं, पहला या दूसरा। जी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा स्पुतनिक वी, ये 3 प्रजातियां हैं वैक्सीन की, 3 ऐसी श्रेणियां हैं वैक्सीन की। कौन सी ज्यादा बेहतर है बताना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे। देखिए, सभी जब भी वैक्सीन आती है इसका फील्ड टेस्टिंग होता है, लाइसेंसिंग होती हैगी और कई मानक से गुजरती हैगी, तब जाके एक स्टैंडर्ड वैक्सीन आती है मार्केट में। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी कम है कौन सी, सभी बहुत उपयोगी और बहुत क्षमतापूर्ण होती है इसका। और हम लोग ने देखा हैगा कि कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस वैक्सीन से बहुत ज्यादा अनटूवर्ड रिएक्शन हुए थे या इस वैक्सीन को कुछ भी नहीं हुआ, इस प्रकार की कोई फीडबैक नहीं आई है फील्ड में। हम लोग अभी 10.25 करोड़ टीके लगा चुके हैं तीनों प्रकार के। जी, एक साधारण सा सवाल कि पहली वैक्सीन जो कोविशील्ड की अगर हम बात करें, तो कोविशील्ड लगवाने के बाद दूसरी डोज के लिए कितना इंतजार करना होगा, और कोवैक्सीन लगवाने के बाद दूसरे डोज के लिए कितना इंतजार होगा, वो भी हमारे दर्शकों को आप समझाएं। जी हाँ, देखिए, भारत शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविशील्ड अगर पहला टीका आज हम लगा रहे हैं तो दूसरा टीका 84 से 112 दिन के अंतर में लगाने के निर्देश हैं। हमें ये गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। अगर हम लेट हो जाते हैं तो भी लगाई जा सकती है, मगर उसकी जो गुणवत्ता है, पोटेंसी, वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग समय सीमा के बंधन का जरूर फॉलो करें। कोवैक्सीन जो है 28 से 42 दिन के अंतर में दूसरा डोज लगाने की हिदायत है। तो ये जरूर देखें कि जो हमारा डोज लगा था उसको आप किसी का इंतजार न करें कि मेरे पास SMS नहीं आया, मेरे पास फोन नहीं आया। तो अपने को खुद को स्वनिगरानी करना पड़ेगा कि हमें किस तारीख में कैलेंडर में नोट कर लीजिए, उस तारीख में चले जाइए। डॉक्टर साहब, एक चलन चला था N95 मास्क का, आपने भी सुना होगा, खूब इसका नाम जो है वो मार्केटिंग इसकी हुई थी। क्या वाकई में N95 तमाम मास्कों से बेहतर है, और अगर बेहतर है तो क्यों, ऐसा इसमें क्या है? देखिए, कोई भी मास्क या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें हम लोग को ये देखना पड़ता है कि उसका मानक
3 लेयर सिस्टम है, उसकी जो प्रोटेक्टिव वैल्यू कितनी है, कितने घंटे तक एक मास्क को हम 8 घंटे तक यूज कर सकते हैं, और जो कॉमन दूसरे प्रकार के जो मास्क होते हैंगे वो इतने ज्यादा स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, तो उसमें वायरस के पोर्स आपके एंटर भी कर सकते हैं। फिर आपका कितना उसका जो फिटिंग है, फिटिंग एरिया बिल्कुल टाइट है कि नहीं है, तो उस रूप में सबसे प्रोटेक्टेड कोई मास्क डिक्लेयर हुआ था वो था N95। तो इसलिए हम लोग जितना भी हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम लोग सलाह देंगे कि हाई रिस्क ग्रुप में 2-3 चीजें हैं। एक है फ्रंटलाइन वर्कर, दूसरा हमारा हेल्थ केयर, और तीसरा 60 साल से अधिक उम्र के हमारे नागरिकगण। तो इनको तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। वैक्सीनेशन से हटके एक अहम सवाल और लूंगा आपसे जी, कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे घर में आइसोलेट कब होना है और अस्पताल में कब भर्ती होना है, इन दोनों में आप अंतर बताएं कि कौन सी स्थिति में घर और कौन सी में अस्पताल। हाँ, देखिए, जैसे ही आपको कोई भी लक्षण आते हैं, अभी जो लक्षण आ रहे हैं, पहले जो वायरस हो रहा था उसमें सर्दी, खांसी, बुखार या शरीर में दर्द, अभी एकदम से थकावट है या जॉइंट पेन ये भी जुड़ गया है, या फिर स्मेल की कमी, हमें गंध की कमी हो जाती है। तो ये जिस टाइप से आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आप तुरंत पहला काम है कि टेस्ट करें अपने को। टेस्ट यानी हम RT-PCR टेस्टिंग कराएं। टेस्ट रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आप अपने को आइसोलेट, एक कमरा जहां की वेंटिलेशन हो और आप अकेले वहां पे, अगर अटैच लेट बाथ सिस्टम है, परिवार से अपनी दूरी बना के रह सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए आप टोटल आइसोलेट रहना पड़ेगा। सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक थर्मामीटर अगर 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पल्स ऑक्सीमीटर से अगर आप रीडिंग ले रहे हैं 4-4 घंटे में 93 से ऊपर है, आप घर में रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको फिर कब आपको अस्पताल की ओर रुख करना ये भी मालूम होना चाहिए। जब 93 से नीचे आपका पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग दे रहा है या 100 डिग्री लगातार 3 दिन तक आपका 100 डिग्री से ज्यादा आपका तापमान है, या आपका श्वास तेजी से बढ़ने लगी, श्वास दर, या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी या घबराहट, बेचैनी सी हो रही है, या आप कोमार्बिड हैं, तो कोमार्बिड को तो सबसे पहले सीधे अस्पताल में चिकित्सकीय सलाह के बाद ही अस्पताल में ही इलाज लेना चाहिए, जो कोमार्बिड हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष शुक्ला जी सेहतनामा में शामिल होने के लिए और हमें विस्तार से समझाने के लिए कि हमें कैसे वैक्सीन लेना है, कैसे एहतियात बरतना है। तो बताया डॉक्टर शुक्ला साहब ने हमें कि कैसे हमें एहतियात बरतना है और समझाया कि किस तरह से वैक्सीन लगवानी है और उसके अलावा किस तरह से खान पान रखना है, क्या कुछ एहतियात हमें सावधानी बरतनी होंगी, वो सब भी सर ने हमें बताई है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।